नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 27 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। अलग अलग न्यूज़पेपर के 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला, टूरिज्म जो है वो टैरिफ प्रूफ सेक्टर है। टूरिज्म से बहुत फ़ायदा होता है, तो टैरिफ के दौर में टूरिज्म पे हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा आर्टिकल सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को की लाल किले से। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट एज ए डिजिटल ब्रिज। 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टूरिज्म सेक्टर से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज 27 अगस्त है और आज से 25% एडिशनल टैरिफ जो यूएस ने भारत के ऊपर लगाए थे, इस रीजन की वजह से, क्योंकि भारत जो है वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है, वो आज इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो गए हैं। यानी अब इंडिया यूएसए में माल भेजेगा तो 50% टैरिफ लगेंगे। 25% पहले ही लग गए थे, 25% रशिया से तेल परचेज करने के कारण आज से लगना स्टार्ट हो गए। एडिशनल हैं ये। तो जब देखो कोई देश, फॉर एग्जांपल इस केस में यूएस से इंडिया से इंपोर्ट होने वाले माल पे टैरिफ लगा रहा है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, तो इंडिया का माल महंगा बिकेगा यूएस में, और महंगा फिर कस्टमर क्यों परचेज करेंगे, मतलब इंडिया का माल नहीं बिक पाएगा। तो इंडिया से जेम्स, ज्वेलरी, प्रॉन्स, सी फूड, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रभावित होगी, वो यूएसए में माल नहीं बेच पाएगी। ये एक किस्म से देखो ट्रेड शॉक है, मतलब एकदम से जो हमारा एक्सपोर्ट होता था उसको शॉक लगा है। देखो, राइटर ये कहते हैं कुछ चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सामने वाला देश कब टैरिफ लगा दे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हम ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करें जो रिलेटिवली देखो टैरिफ प्रूफ हों, मतलब टैरिफ का कम से कम असर हो उन सेक्टर्स पे। और ऐसा ही एक सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर। राइटर ये बोलते हैं टूरिज्म देखो एक ना लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है टूरिज्म इंडस्ट्री में। मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है टूरिज्म सेक्टर से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट में टैक्सी ड्राइवर को जॉब मिलती है, बस ड्राइवर को जॉब मिलती है। फिर आप देखिए हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल स्टाफ को जॉब मिलती है, शेफ को जॉब मिलती है। फिर है फूड। फूड मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं उनको काम मिलता है, वेटर को काम मिलता है। फिर आप देखिए गाइड वगैरह हैं, गाइड्स को काम मिलता है टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से। इवन टूरिस्ट आते हैं तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल गांव की महिलाएं हैं, हैंडीक्राफ्ट बना रही हैं, तो उनका प्रोडक्ट बिकता है। समझ गए? और ये जो पूरा एम्प्लॉयमेंट है ना जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जनरेट होता है, ये हाईली स्किल्ड से लेके सेमी स्किल्ड तक का है। तो इससे बेहतर जॉब क्रिएशन का मॉडल आपको शायद ही मिलेगा जितना बढ़िया जॉब जनरेशन टूरिज्म सेक्टर करता है। अब आप थोड़ा डेटा देखिए। यूपीएससी लव्स डेटा। टूरिज्म इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? सिर्फ 5%, जबकि ग्लोबल एवरेज 10% है। बाकी देशों में एवरेज देखोगे तो 10% टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है उन देशों की इकोनॉमी में। जैसे स्पेन का एग्जांपल लीजिए, यूएई का एग्जांपल लीजिए। इन देशों की इकोनॉमी में टूरिज्म 12% कंट्रीब्यूट करता है। सोच के देखो, अगर हम ग्लोबल एवरेज तक भी पहुंच जाएं तो हमारी इकोनॉमी जो है वो देखो फिर डबल स्पीड से ग्रो कर सकती है। और मुझे एक लाइन याद आ रही है प्रोफेसर अमर्त्य सेन की। वो ये बोलते हैं डेवलपमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग फ्रीडम। डेवलपमेंट का मतलब ये है लोगों में आज़ादी पैदा करना। तो टूरिज्म लोगों को ना इकोनॉमिक फ्रीडम दे सकता है। इसके बाद अब बात आती है फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर, यूरोज, ये फॉरेन करेंसी जो होती है। देखो, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें देखो बाहर से क्रूड ऑयल परचेज करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करना है, तो उसके लिए हमें डॉलर चाहिए। और 2024 में अगर आप टूरिज्म की कमाई देखोगे तो ये $28 बिलियन है। कितनी? $28 बिलियन।
ये लगभग 2,45,000 करोड़ रुपए हो जाती है। तो ये जो कमाई है ना, ये हमारे एक्सटर्नल अकाउंट को स्ट्रोंग बनाती है, रुपए को मजबूती प्रोवाइड करती है। तो ये तो सारी देखो हमने अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की, लेकिन अब देखो चैलेंजेस भी डिस्कस करते हैं। टूरिज्म सेक्टर में चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है जिसका नाम दिया जाता है राइटर के द्वारा लीकी बकेट प्रॉब्लम। क्या है लीकी बकेट प्रॉब्लम? मतलब एक ऐसी बाल्टी जो लीक हो रही है। मतलब लीकी बकेट प्रॉब्लम मतलब आउटबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड टूरिज्म मतलब वो लोग जो भारत से दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं। एक तरफ देखो विदेशी लोग इंडिया आ रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश भी जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं आपको डेटा दूं जो पिछली स्लाइड में है। 2024 में ना 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़ लोग जो हैं वो घूमने गए दूसरे देशों में, और इन्होंने वहां पे जानते हो कितना खर्च किया? 28 से लेके 31 बिलियन डॉलर्स तक इन्होंने खर्च किया। मतलब जितना पैसा इंडिया आया लगभग उतना ही बाहर चला गया। तो इसे ही बोलते हैं लीकी बकेट प्रॉब्लम, मतलब छेद वाली बाल्टी। पैसा एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हम इंडियंस को ना इंडिया में ही वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं। हमें अपने देश में ही मालदीव जैसे बीच और स्विट्जरलैंड जैसे माउंटेन्स डेवलप करने होंगे। तो ये पहला प्रॉब्लम है लीकी बकेट प्रॉब्लम, मतलब आउटबाउंड टूरिज्म। इसके बाद देखो दूसरे चैलेंज की बात करते हैं। दूसरा चैलेंज जानते हो क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। आर्टिकल में ये बोला जाता है हमारे देश में ना ब्रांडेड जो होटल रूम्स है ना उनकी संख्या सिर्फ 1,80,000 है, सिर्फ इतने ही। और अनब्रांडेड रूम्स इनकी संख्या है 15 लाख। तो सोच के देखो, ब्रांडेड रूम्स यानी अच्छे रूम्स हमारे देश में बहुत कम हैं। हमें ये कैपेसिटी ना 3 गुना बढ़ानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर टूरिस्ट रहेंगे कहाँ पे? अगर कम रूम्स होंगे तो वो रूम्स जाहिर तौर पे महंगे होंगे, और हमें देखो प्राइस कॉम्पिटिटिव रहना है। हमारा मुकाबला यहाँ पे थाईलैंड से है, वियतनाम से है, इन देशों से है। तो ज़्यादा रूम्स होंगे तो सस्ते होंगे, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। समझ गए? तो 5 चीज़ों पे ध्यान देने की बात राइटर बोलते हैं। प्रॉब्लम्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बताते। पहला सॉल्यूशन ये देते हैं, डेवलप वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस। वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस का निर्माण इंडिया को करना है। गवर्नमेंट ने देखो बजट में ना 50 न्यू डेस्टिनेशंस को डेवलप करने की बात कही है। ये अच्छी अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है। और सिर्फ मोन्यूमेंट सरकार नहीं डेवलप करेगी, पूरा एक्सपीरियंस सरकार डेवलप करना चाहती है। तो इसके लिए देखो हमें सबसे पहले जैसे बात की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, यानी अच्छी रोड्स, होटल्स, अच्छी सेफ्टी, टूरिस्ट सेफ महसूस करेंगे तभी आएंगे। फिर सस्टेनेबिलिटी की बात है यहाँ पे। सस्टेनेबिलिटी मतलब टूरिज्म ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। जैसे सिक्किम है, सिक्किम जैसे राज्य, सिक्किम इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, तो ऐसे राज्यों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर ब्रांडिंग हमें करनी होगी हमारे देश की। हर स्टेट की देखो एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे केरला के बारे में कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, उसी प्रकार से देखो अलग अलग राज्यों को ना अपना टूरिज्म से संबंधित ब्रांड डेवलप करना होगा। जो जगह देखने वाली है वहां पे एक्सपीरियंस जबरदस्त करना होगा। तो ये पहला सॉल्यूशन राइटर देते हैं। फिर दूसरा सॉल्यूशन राइटर देते हैं सीमलेस अराइवल एक्सपीरियंस। मतलब कोई टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है ना तो एयरपोर्ट से ही उसका जो इंप्रेशन है हमारे देश का स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप ना ई वीजा जो है ना, यानी यहां पहुंचने पे जो वीजा मिलता है उसे आसान कर दो। पूरी प्रोसेस को, ई वीजा प्रोसेस को पूरा आसान बना दो। इमिग्रेशन में लाइन लगती है, उस लाइन को कम कर दो ज्यादा स्टाफ लगा के। फिर कनेक्टिविटी ज्यादा इंप्रूव कर दो। जैसे हमारे देश में उड़ान स्कीम चल रही है छोटे छोटे शहरों को भी जोड़ने के लिए। ये देखो बहुत बड़ी गेम चेंजर है। तो अभी ना
इंडिया को कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, वहाँ तक कनेक्टिविटी बहुत ईजी होनी चाहिए। समझ गए? फिर तीसरा सजेशन राइटर देते हैं कंटेंट लेड प्रमोशन। कंटेंट लेड प्रमोशन मतलब ये जो आज का ज़माना है ना, देखो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, हमें पुराने तरीके छोड़ने होंगे। आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर है जो घूम घूम के वीडियो बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, तो उनको बुलाकर अपने देश को प्रमोट करवाना होगा। समझ गए? बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स की वीडियो आपने देखी होगी, तो उनसे सरकार वीडियो बनवाए। मैं बहुत बार देखता हूँ ट्रैवल व्लॉगर को बुलाती है साउथ कोरियन गवर्नमेंट, या फिर कई बार जैपनीज गवर्नमेंट भी पैसा देती है, आप हमारे देश में घूमने आइए, पैसा हम देंगे। तो भारत सरकार भी तो ऐसा कर सकती है ना। फिर डिजिटल स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दिया जा सकता है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग मतलब इंडिया की कहानियां वीडियो के माध्यम से दिखाना, एनिमेटेड वीडियो, वो सारी चीजें। फिर एआई का यूज किया जा सकता है। एआई का यूज करके टूरिस्ट को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जगह सजेस्ट करना। देखो, एक जो इमेज है ना, कहा जाता है कि वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो एक अच्छा यूट्यूब वीडियो पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज बना सकता है। तो टाइम क्या है? टाइम है आज का कंटेंट लेड प्रमोशन। कंटेंट की सहायता से प्रमोशन किया जाए। चौथा सजेशन राइटर क्या देते हैं? चौथा सजेशन राइटर देते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अनलॉक किया जाए। देखो, अकेले सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। प्राइवेट सेक्टर का पैसा और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी हमें चाहिए। इसको कहते हैं पीपीपी मॉडल, जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो टूरिज्म को ना इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया जाए। इससे क्या होगा? टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल जाएगा तो बैंक्स आसानी से लोन देंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा होटल्स में, रोपवेज में, कन्वेंशन सेंटर में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखो एक योजना है पर्वतमाला योजना। इस परियोजना में क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की सहायता से ना, यानी पीपीपी मॉडल की सहायता से रोपवेज बनाए जा रहे हैं। पहाड़ों में वो रोपवेज होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, वो टूरिज्म में भी काम आते हैं। फिर राइटर सजेस्ट करते हैं, देखो अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट ही कम है, दूसरे देशों में ज़्यादा जा रहे हैं, तो देखो अपना देश नाम से ना एक नेशनल मूवमेंट चलाओ, क्योंकि 86% रेवेन्यू तो डोमेस्टिक टूरिस्ट से आता है। उन्हें बाहर जाने से पहले रोकना है। पहले अपना देश तो घूमो, फिर बाहर जाओ। जब देखो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ता है ना, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ता है तो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी पैसा बड़े शहरों से गांव की तरफ जाता है। इवन नेशन का इंटीग्रेशन होता है। अब हरियाणा के लोग तमिलनाडु के मदुरई में घूमने के लिए जा रहे हैं, मीनाक्षी टेम्पल में, तो इससे देश आपस में एकजुट होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है ना। दूसरे राज्य को हमारा कल्चर जानने को मिलता है, हमें दूसरे राज्य का कल्चर जानने को मिलता है, तो इससे एक नेशनल मूवमेंट बनती है। तो ये 5वां सजेशन है। इसके बाद राइटर ने एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, कंसेप्ट आप पूरा समझो। देखो, टूरिज्म जो है ना, हाईएस्ट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है। हाईएस्ट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर कैसे? मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए मल्टीप्लायर का क्या मतलब क्या होता है। इकोनॉमी में खर्च किया गया 1 रुपए आगे कितना रुपया जनरेट करता है, ये मतलब होता है मल्टीप्लायर का। हम इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर पढ़ते हैं ना। तो अब देखो, जब एक टूरिस्ट 100 रुपए खर्च करता है ना, तो होटल वाले को मिलते हैं, होटल वाला सब्जी वाले को देता है, सब्जी वाला किसान को देता है, किसान अपने बच्चों की फीस देता है। देखा, टूरिस्ट ने 100 रुपए खर्च किए, लेकिन पूरी चैन में इनकम बन गया। टूरिज्म का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, वो सबसे ज्यादा है। राइटर कहते हैं, देखो हमें कुछ नया नहीं बनाना है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बस हमें अपने आप को री इन्वेंट करने की आवश्यकता है। जैसे वेलनेस टूरिज्म का बहुत स्कोप है हमारे देश में। आयुर्वेद के लिए बहुत लोग इंडिया में आते हैं, जैसे ऋषिकेश है, योगा कैपिटल है पूरे वर्ल्ड की, तो वेलनेस टूरिज्म हम प्रमोट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत स्कोप है हमारे देश में, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, रामायण सर्किट है, 4 धाम यात्रा है। फिर मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, मतलब इंडिया में सस्ता इलाज उपलब्ध है, ब्रांडिंग की आवश्यकता है, मार्केटिंग की आवश्यकता है।
फिर कल्चरल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया इंडिया में मिल सकता है, अगर कोई दिवाली के दिन इंडिया में आए, होली के दिन इंडिया में आए, कुंभ के मेले में, तो इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर भी जनरेट होगी। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नाम सुदर्शन चक्र कहां से आया? प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम की घोषणा की 15 अगस्त के मौके पर, जब वो लाल किले से स्पीच दे रहे थे। लेकिन यह नाम कहां से आया सुदर्शन चक्र? देखो, आप सबको पता है ये भगवान कृष्ण का अस्त्र है, एक दिव्य चक्र जिसका कोई तोड़ नहीं था, और वो हमेशा अपने टारगेट को हिट करता था और वापस आ जाता। एक एब्सोल्यूट वेपन ऑफ डिफेंस। तो उसी से प्रेरणा लेके जो डिफेंस सिस्टम इंडिया बनाने जा रहा है उसका नाम रखा गया है सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम। समझ गए? तो ये सुदर्शन चक्र एक सिंबल की तरह उन्होंने यूज किया, प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसका कोई तोड़ नहीं है। और टारगेट क्या रखा गया है? टारगेट रखा गया है 2035, यानी 2035 से पहले इंडिया ये डिफेंस सिस्टम बना लेगा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी क्यों है? देखो, जल्दी तो आपको भी पता है, हमारे पड़ोसी देश एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है, किस प्रकार से हमारे डिफेंस सिस्टम ने बढ़िया परफॉर्म किया और पाकिस्तान मिसाइल नहीं लॉन्च कर सका इंडिया पे। लेकिन देखो, ये जो टू फ्रंट वार का जो खतरा है ना, बिल्कुल रियल है और कभी भी ये हो सकता है। तो हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रोंग होना चाहिए। दूसरा, एक तो ये टू फ्रंट वार का खतरा है। दूसरा, आज की लड़ाई देखो अलग है। मिसाइल से पूरे के पूरे देश को तबाह किया जा सकता है। अब कोई संसद पे मिसाइल गिर दे, हमारे जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नष्ट कर दे मिसाइल्स की सहायता से, तो घंटों में किसी देश को तबाह किया जा सकता है मिसाइल्स की सहायता से। इसलिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए। सोवरेनिटी को बचाने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम जो होगा ना, जिसे 2035 से पहले बनाना है, और इस डीआरडीओ ऑलरेडी इस पे काम करना स्टार्ट कर चुका है। ये क्या करेगा? अभी जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है ना, अलग अलग, जैसे इंडिया S-400 का यूज़ कर रहा है, हमारे पास में खुद का इस आकाश मिसाइल सिस्टम भी है, फिर हम लेज़र सिस्टम को भी इस्तेमाल करते हैं। सबको ना यूनिफाई कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। अभी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग टुकड़ों में काम करता है। जैसे रशिया का जो ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये लॉन्ग रेंज है, लंबी दूरी की मिसाइल्स को टारगेट करता है। फिर आकाश मिसाइल सिस्टम है, ये मीडियम रेंज है। और सबसे लास्ट में जो ये लेज़र वाला है, ये हमने खुद से डेवलप किया है। ये तो कोई बहुत ड्रोन वगैरह बहुत नज़दीक आ जाता है तो उसके लिए है। वैसे देखो, इजराइल के साथ मिलके ना हमने एक बराक 8 भी बनाया है, बराक 8। देखो, ये सारे जो सिस्टम्स हैं पावरफुल तो हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये आपस में ना बात नहीं करते, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी तुम क्या कर रहे हो। मतलब S-400 को पता नहीं है कि आकाश क्या कर रहा है, आकाश को नहीं पता कि बराक 8 क्या कर रहा है। ये दिक्कत है। तो सुदर्शन चक्र जो है ना, इन सब चीजों को बदल देगा, पूरे सिस्टम को ना इंटीग्रेट कर देगा। समझ गए? 3 लेयर बना देगा, एक यूनिफाइड ग्रिड बना देगा जिसमें ना 3 लेयर होंगी। सबसे पहले होगी लेयर 1। लेयर 1 में क्या होगा? यह सबसे ऊपर की लेयर होगी आउटर स्पेस में। आउटर स्पेस में सबसे ऊपर की लेयर होगी और दुश्मन की मिसाइल को ना एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले ही मार गिराएगा। आउटर स्पेस में ही, एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले ही मार गिराया। तो इसे हम बोलते हैं एक्सो एटमॉस्फेरिक किल। मतलब एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले ही मार दिया, यानी खतरा घर तक पहुंचा ही नहीं। तो ये होगी लेयर 1। इसके बाद इस सुदर्शन चक्कर के ग्रिड में ना लेयर 2 होगी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को टारगेट करने के लिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को टारगेट करने के लिए, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब वो मिसाइल्स जो अंदर आ गई हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई हैं,
उनको पकड़ा जाएगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंडो एटमोस्फेरिक किल, यानी एटमोस्फेयर के अंदर मार दिया, एंडो एटमोस्फेरिक किल। और पहले वाला क्या था? एक्सो, एटमोस्फेयर से बाहर मार दिया। फिर होंगे तीसरे नंबर पे, तीसरी लेयर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। क्या होंगे? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, मतलब एक दिशा में एक जगह पे हम एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करवा रहे हैं। यह आखिरी सुरक्षा कवच है। इसमें ना हाई एनर्जी वाली लेजर या फिर माइक्रोवेव्स होती हैं। ये शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं। जैसे हमारे जो क्रिटिकल एसेट्स हैं ना, पार्लियामेंट, न्यूक्लियर प्लांट, मिलिट्री बेसिस, वहां पे इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो कोई छोटा ड्रोन या मिसाइल बिल्कुल पास आ जाए तो फिर लेजर उसे जला देगा। तो ये तीसरी लेयर होगी सुदर्शन चक्र में। अब देखो, राइटर ये बोलते हैं जो एआई है ना, वो बैकबोन होगा इस सुदर्शन चक्र का। तीनों लेयर्स को जोड़ने वाला एक दिमाग होगा, और वो दिमाग कौन होगा? एआई। सोचो हमारे देश का एरिया कितना है, फॉर एग्जांपल 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हजारों सेंसर लगे हैं, रडार हैं, सैटेलाइट्स हैं। ये सारा का सारा जो डेटा है ना, एआई को मिलेगा रियल टाइम बेसिस पे। और फिर उसके बाद एआई सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला लेगा कि कोई मिसाइल आ रहा है तो अब क्या करना है, थ्रेट क्या है, कहां से आ रहा है, कितनी स्पीड पे आ रहा है, उसे किस किस वेपन से मारना है, लेयर 1 में, लेयर 2 में या लेयर 3 में। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और सब कुछ डिसाइड किया जाएगा एआई के द्वारा। इंसानी गलती की तो बिल्कुल गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये इंडिया को ऐसी ताकत देगा जो किसी के पास नहीं है। ये जेन्युइन नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद देखो, राइटर ये बोलते हैं हम अकेले नहीं हैं जो ये एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, दूसरे देशों के पास भी हैं, हम उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इजराइल का आयरन डोम। ये देखो एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में ना गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। 2011 में ये बना था और तब से लेके अभी तक हमास वगैरह रॉकेट दागते हैं ना इजराइल के ऊपर, तो 90% रॉकेट्स को ये रोक देता है। सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। लेकिन ये आयरन डोम है ना इजराइल का, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रॉकेट के लिए है। अगर लंबी दूरी से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आए तो फिर ये आयरन डोम नहीं रोक सकता। हमारे लिए क्या लेसन है? इजराइल की मल्टी लेयर्ड अप्रोच से सीखो। उनके पास देखो आयरन डोम के अलावा फिर डेविड स्लिंग भी है, उनके पास में एरो सिस्टम भी है अलग अलग पर्पजेस के लिए। तो ये फायदा है इजराइल का। फिर दूसरे नंबर पे रशिया का ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे हम यूज करेंगे, इसकी देखो लॉन्ग रेंज कैपेसिटी जबरदस्त है। एक साथ 36 टारगेट्स को ये एंगेज कर सकता है, और हमने रशिया से ना 5 यूनिट खरीदे हैं। इंडिया के लिए लेसन ये है, लॉन्ग रेंज डिफेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम खुद से बना सके तो सबसे बेस्ट है। लेकिन देखो, राइटर बोलते हैं चैलेंजेस हैं ये सुदर्शन डिफेंस सिस्टम बनाने में। चैलेंजेस जैसे सबसे पहले तो है ब्यूरोक्रेटिक इन रशिया। हमारे देश में ब्यूरोक्रेटिक जल्दी से फाइल आगे भेजते नहीं है, ये हमारी पुरानी समस्या है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेड टेपिज्म का शिकार हो जाते हैं। फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल जाती नहीं है, रह जाती है, सरकारें चेंज हो जाती हैं। फिर देखो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल इश्यूज हैं। इसकी कॉस्ट देखो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर तक होएगी, मतलब बहुत खर्चा आएगा, और दशकों तक ये चलेगा। टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सक्सेस की गारंटी नहीं है। तो आने वाली सरकारें इस आइडिया से सहमत रहेंगी, वो भी देखने वाली बात होगी। फिर होता क्या है, देखो सरकारें तो अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि डिफेंस सिस्टम बनाया जाए। अब लेकिन ये जैसे मान लीजिए एक सरकार ने लॉन्च किया है तो दूसरी सरकार चाहेगी हम अपना नाम दें, इसे क्रेडिट नहीं तो पुरानी सरकार को चला जाएगा। ये सब होता है हमारे देश में। फिर नेक्स्ट है ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन। ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन मतलब हिस्टोरिकली देखो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब अलग अलग काम करती हैं, उनमें कंपटीशन रहता है। तो सुदर्शन चक्र आपस में कोऑर्डिनेशन के बिना बन ही नहीं सकता। तीनों सर्विसेज को पहले दिन एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इंडिजिनस डेवलपमेंट। क्या मतलब है इस चीज का? हमें देखो ये सिस्टम खुद से बनाना पड़ेगा। अगर हम दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो सैंक्शंस का डर है,
और दूसरे देश हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देंगे भी नहीं। तो राइटर देखो इसके बाद ये बोलते हैं कंक्लूजन में कि ये सिस्टम देखो सिर्फ मिलिट्री एसेट को बचाने के लिए नहीं है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे देखो सिविलियंस को बचाने के लिए है। आज के युद्ध में ना सिविलियंस को टारगेट जल्दी बनाते हैं विभिन्न देश ताकि प्रेशर बढ़ता है। आप यूक्रेन में देखो रशिया ने पावर ग्रिड, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सबको निशाना बनाया। तो सिर्फ दिल्ली और मुंबई को बचाना काफ़ी नहीं है, बेंगलोर के टेक हब्स, चेन्नई की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सब इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सिस्टम सबको बचाएगा। दूसरा है न्यूक्लियर डायमेंशन, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। देखो वैसे इंडिया की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ की है, हम पहले परमाणु बम नहीं चलाएंगे, ऐसी हमारी पॉलिसी है। इस पॉलिसी की ताकत है हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब अगर दुश्मन हम पर पहले अटैक कर दे तब भी हम इतने बच जाएंगे कि उसे तबाह कर देंगे। तो सुदर्शन चक्र ना इस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को गारंटी देता है। किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दी तो सुदर्शन चक्र है बचा लेगा, लेकिन फिर हम जो जवाब देंगे न्यूक्लियर वेपन से वो बहुत बुरा होगा। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुदर्शन चक्र की आवश्यकता से संबंधित। बस अब आगे डिस्कस नहीं हो रहा है, जुकाम बहुत ज़्यादा है, तो बाकी कल डिस्कस करेंगे यार। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।